दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आज की इस एपिसोड में। और ये आज का एपिसोड हमारा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का होने जा रहा है। सो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू दिस एपिसोड। और ये एपिसोड आज का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। स्पेशली मैं अगर बात करूं JKSSB फॉरेस्टर, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर या फिर JKSSB इनफैक्ट फीमेल सुपरवाइजर के लिए भी ये इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो क्लाइमेट चेंज का टॉपिक है ये आपके फीमेल सुपरवाइजर में भी है और आपके फॉरेस्टर में भी है। ठीक है, तो एवरीवन शुड वॉच दिस एंड आई विल शेयर द PDF ऑफ द लेक्चर ऑन माय टेलीग्राम चैनल। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, हम अगर बात करें तो ये है आपका स्पेशलाइजेशन का टॉपिक और यूनिट 4 में आपका ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज पे ये टॉपिक है। सो कहीं आपको ये ना रहे कि सर क्या बता रहे, फीमेल सुपरवाइजर का यूनिट 4 में से क्लाइमेट चेंज का टॉपिक। सो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्लाइमेट चेंज से क्या चीज आप समझते हैं? व्हाट इज इन्वायरमेंट में हम जो क्लाइमेट की जो चेंज जो है वो बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज आखिर क्या होता है? क्लाइमेट चेंज हम कहते हैं कि लॉन्ग टर्म शिफ्ट जो हमारे टेम्परेचर में होते हैं और वेदर में होते हैं, ठीक है, उसको हम जो है वो क्या बोलते हैं? क्लाइमेट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो टर्म्स आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। एक होता है आपका वेदर और दूसरा होता है क्लाइमेट। ठीक है, एक होता है आपका वेदर और दूसरा होता है आपका क्लाइमेट। अब वेदर और क्लाइमेट में क्या फर्क है? ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा वेदर है, वेदर होता है मतलब जैसे रेनफॉल आ गया, स्नोफॉल आ गया, विंड आ गई, तो ये हमारा किस में आता है? आपका ये आता है हमारा वेदर में। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें क्लाइमेट की, तो देखो इसको मैं दूसरे कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे समझाना चाहूंगा आपको। जो वेदर होता है हमारा, वेदर को हम इस वे में, इस कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं। वेदर जो होता है हमारा, वेदर होता है हमारा शॉर्ट टर्म, जो शॉर्ट टर्म के लिए रहता है हमारा, शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ठीक है, एक एरिया में शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हमारा वो होता है हमारा वेदर। अब वेदर कोई भी हो सकता है, जैसे प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी हो सकती है, प्रेसिपिटेशन हो सकती है, ठीक है, बारिश हो सकती है, धूप हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जो है वो होता है हमारा शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, उसको हम बोलते हैं वेदर। अब अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज को, तो ये होते हैं हमारे लॉन्ग टर्म, ठीक है, टर्म क्लाइमेट चेंज पैटर्न्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। अब क्लाइमेट क्या होता है हमारा? क्लाइमेट होता है हमारा मतलब एक स्पेसिफिक एरिया में मतलब क्लाइमेट कैसा है वहाँ का, ड्राई है, ठीक है, ड्राई है, वेट है, या फिर आपका आपका रेनी है, इस तरह का जो है वो ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि हम एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे किसी एरिया में, मान लो कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, वहां पे पिछले 5-6 सालों से कहीं कोई बारिश गिरी ही नहीं है। ठीक है, कोई आप कोई आप डेजर्ट लेके मान चलो, जैसे हमारा, हम कोई भी मान के चलो, आप कोई डेजर्ट है, उस डेजर्ट में जो है वो मान लीजिए पहले हल्की सी बारिश होती थी 5-6 साल पहले, तो 6 या 7 साल या 10 साल से वहां पे कोई बारिश नहीं हुई है। ठीक है, तो दैट इज व्हाट, एक फिक्स्ड वहां पे क्लाइमेट है, वहां पे कोई क्लाइमेटिक वो चेंजेस नहीं है।
तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा क्लाइमेट और क्लाइमेटिक चेंज। क्लाइमेट चेंज जो है वो लॉन्ग टर्म शिफ्ट होती है टेम्परेचर में एंड वेदर में, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि हमारा ह्यूमन एक्टिविटी काफी ज्यादा उसमें इन्वॉल्व रहती है, ठीक है, कॉजिंग नेचुरल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी ओवर द। तो असल में हम जो ह्यूमन होते हैं, हम आदमी जो है, हम बहुत सारी चीजें करते हैं, जैसे जैसे हमारा क्या क्या प्रॉब्लम रहती है कि हम यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स करते हैं, ठीक है, और उसके अलावा यूज ऑफ प्लास्टिक्स करते हैं। इन चीजों से क्या हो रहा है कि हमारा कहीं ना कहीं हमारे क्लाइमेट में काफी बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, ठीक है। उनमें अब क्लाइमेट चेंज को हम जो है वो क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग को बोलता है कि इनकम्पास कर रहा है, ठीक है, ड्यू टू वेरिएबिलिटी इन टेम्परेचर, रेनफॉल एंड विंड पैटर्न्स, ठीक है। अब अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म वार्मिंग ऑफ द प्लेनेट विच इज ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो ये ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि लॉन्ग टर्म ये होता है हमारा लॉन्ग टर्म वार्मिंग होती है, राइज इन टेम्परेचर। तो आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा होगा, ठीक है, आगे मैं ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फिलहाल आप ये ग्लोबल वार्मिंग आप समझिए। तो मतलब एक पर्टिकुलर जो एक लैंड का एक एरिया है लैंड एरिया है, वो लैंड एरिया लॉन्ग टर्म के लिए अगर मतलब वो हो रहा है कि गर्म हो रहा है, हॉट हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या, वो किसकी वजह से हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, मतलब कहीं पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो दैट इज वन ऑफ द रीजन ऑफ द क्लाइमेट चेंज। अब मान लीजिए कोई ऐसा रीजन है जहां पे मान लीजिए हमारा कश्मीर है, ठीक है, कश्मीर में अगर देखा जाए तो 35 से 32 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर नहीं जाता है। अगर एवरेज देखा जाए, ओवरऑल एवरेज देखा जाए तो 30, मैक्सिमम 30 होता है, 30 से ऊपर नहीं जाता है। अब मान लीजिए अचानक से क्या होता है कि क्लाइमेट चेंजेस होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं इन्वायरमेंट में, और उससे क्या होता है कि कश्मीर का टेम्परेचर 32 से बढ़कर सीधा 45 चला जाता है। तो दैट इज व्हाट, वो फिर आपका वो हो जाएगा, वहां पे ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, आपकी वार्मिंग हो जाएगी। क्योंकि इसी तरह से फिर हमारी कश्मीर की जगह फिर जम्मू में तो ऑलरेडी है, इसी तरह से बहुत सारे एरियाज का टेम्परेचर राइज हो जाएगा, तो वो क्या होगा कि वो आपका ग्लोबल वार्मिंग होगी, मतलब पूरा ग्लोब जो है हमारा वो वार्म हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है आपका ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, ठीक है। अब इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा यहाँ से आपको थोड़ा सा मुझे इसको जूम करना पड़ेगा, तो मैं आपको थोड़ा सा ये यहाँ पे जूम करता हूँ मैं, वेट अ मिनट, ठीक है, जस्ट अ मिनट। देखिए असल में आपने देखा होगा कि कहीं पे भी हम एक प्लास्टिक टाइप का वो एक कवरिंग होती है, हम एक हाउस सा बनाते हैं, ठीक है, हम क्या बनाते हैं, एक हाउस सा बनाते हैं, ठीक है, एक हाउस की कंस्ट्रक्शन जो है वो करते हैं। अब उस हाउस की कंस्ट्रक्शन जो है वो करते हैं, लेकिन उसके अंदर हमने रखी होती है बहुत सारी सब्जियां, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत मजेदार टॉपिक है, आपको एक बार समझ आएगा तो आपको बहुत इजी लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या काम किया, बहुत सारी सब्जियां इसके अंदर उगाई, ठीक है। अब हमारे हमारे सन से, जो ये हमारा सन है, यहाँ से शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रेडिएशन आएंगे, शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रेडिएशन ऊपर से आएंगे। अब वो इस ये जो इसकी बॉडी है, इसकी कवरिंग है, इसको क्रॉस करके इस हाउस के अंदर चली जाएगी। अब ये जो हाउस का जो आउटर कवरिंग है, इट विल एक्ट एज ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ये एक्ट करेगा, ये ट्रांसपेरेंट फॉर शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रेडिएशन। लेकिन अब यहाँ पे जब यहाँ से गर्मी पड़ेगी इनके ऊपर, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गैस जमा हो जाएगी, ये रेडियो ये वेव्स जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशंस जो है वो आपकी इस तरह से राइज करने लग जाएंगी और इस घर से बाहर निकलने की कोशिश करेगी, लेकिन इस घर से वो बाहर नहीं जा पाएंगी, क्योंकि ये इस घर के लिए ये जो लॉन्ग वेव
ये लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशंस होंगी जो इसके बाहर निकलने की, एस्केप करने की कोशिश करेंगी, लेकिन ये इससे बाहर एस्केप करेंगी नहीं, क्योंकि लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन के लिए ये हाउस जो है वो काम करेगा एज क्या, इट विल वर्क एज ओपेक, ठीक है, इट विल वर्क एज ओपेक। तो लेकिन यहाँ पे जो है वो इसके लिए जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होगी वो उसके लिए जो है वो ट्रांसपेरेंट होगा ये, लेकिन आउटगोइंग के लिए जो ओपेक होगा। अब इससे देखो यार, इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि इससे जो है वो आपका पूरा हाउस जो है वो गर्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। लाइकवाइज यहाँ पे हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, ये हमारा एक ब्लैंकेट की तरह जो है वो एक्ट करता है, इट एक्ट्स एज ए ब्लैंकेट, और ये हमारे ग्रीन हाउस गैस का जो घर होता है, घर के जो लेयर होती है बाहर की, जो प्लेन लेयर होती है, प्लेन लेयर इस घर के बाहर की होती है, और ये लाइकवाइज यहाँ पे लॉन्ग वेव शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रेडिएशंस के लिए यहाँ पे ट्रांसपेरेंट का काम करती है, मतलब ये ट्रांसपेरेंट रहती है शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रेडिएशन के लिए। लेकिन क्या करती है कि यहाँ पे जो है वो ये जस्ट अ मिनट, ओके, तो ये यहाँ पे जो है मैं बता रहा था कि CO2 will act as a blanket for the हमारी जो हमारा जो अर्थ है, अर्थ के लिए ब्लैंकेट एज काम करेगा, और ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट। लेकिन अब यहाँ से हमारी अर्थ है, मान लो ये हमारी अर्थ है, और हमारी अर्थ पे जब ये रेडिएशन पड़ रही है और ऑब्वियसली हमारी अर्थ गर्म हो रही है, तो इससे जो रेडिएशन है दोस्तों, वो रेडिएशन क्या हो रही है, वो वापस जाने की कोशिश कर रही है, वो राइज करने की कोशिश करती है, ठीक है, वो क्या कर रही है, राइज करने की कोशिश करती है। अब यहां से ये लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशंस क्या काम करेंगी, इधर से एस्केप करने की कोशिश करेंगे अर्थ से हमारे ऊपर की तरफ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेस, ड्यू टू क्लाइमेट के बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से क्या है कि ये जो ब्लैंकेट है, इस ब्लैंकेट को क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये यहाँ पे लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशंस को यहाँ पे क्रॉस करने नहीं देगा, और उससे प्रॉब्लम क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे CO2 की ऑलरेडी बहुत बड़ी मात्रा यहाँ पे ऑलरेडी है, तो इससे ये होगा कि यहाँ से जो है हमारा ये इंफ्रारेड रेडिएशंस ऊपर नहीं जाएंगी और यहाँ पे नीचे दब के रहेंगी, which will result to increase the temperature of the earth, और उससे क्या होगा कि हमारी अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका इस तरह से जो है वो ग्रीन हाउस। फिर होती है आपकी ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, अब हम वो आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि ये स्ट्रक्चर के बारे में ये चीज बात की गई है, इसके बारे में विल डिस्कस लेटर, ठीक है। खैर मतलब लेटर क्या, मतलब इसमें कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझा दिया है कि आखिर इसमें क्या चीज होती है और क्या चीज यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है, वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को, ठीक है। नाउ अब हम आगे की तरफ बढ़े, तो यहाँ पे अब हमारा टॉपिक जो है, अब हमारा टॉपिक कौन सा है, नेक्स्ट, जस्ट अ मिनट, ये आ गया आपका, ये आपका ग्रीन हाउस गैस, ये जो मैंने आपको बोला था ओनली स्मॉल पोर्शन, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो इस तरह से देखो हमारे अर्थ पे सोलर रेडिएशंस पड़ती हैं, और नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये हमारा। मोर हीट जो है वो एस्केप करने की कोशिश करती है, लेस की हीट एस्केप करने की कोशिश करती है यहाँ से, मतलब ये हमारा जो समंदर होते हैं, सीज वगैरह, यहाँ से तो बहुत ज्यादा एस्केप करती है, लेकिन यहाँ से जो है वो हमारी अर्थ से उतनी ज्यादा एस्केप नहीं करती है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है, ये पिछले 100 मिलियन ईयर्स से जो है वो चलता आ रहा है, ठीक है। On earth, life on earth has been possible because of this natural greenhouse effect due to various water vapor and small particle present in the atmosphere.
to produce more than 95% of the total greenhouse warming. इसका यही बेनिफिट बता रहा है जो मैंने आपको बोला कि हमारा वो जो घर होता है जिसमें हम सब्जियां वगैरह उगाते हैं उसकी ये इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, वो चीज बता रहा है। बाकी एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर आर मेंटेन्ड एट अबाउट 15 डिग्री ड्यू टू नेचुरल ग्रीनहाउस। तो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर को मेंटेन किया जा रहा है 15 डिग्री ड्यू टू नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। अब हम पढ़ेंगे ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में। ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, वाटर वेपर है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, ये सारे जो है वो आपके क्या आते हैं, ये होते हैं आपकी ग्रीन हाउस गैसेज होती है। इन गैसेज को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस एंड हीटिंग इफेक्ट इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। अच्छा, ये सारी हमारी जो गैसेज हैं दोस्तों, इन गैसेज के गर्म होने को यहाँ पे एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर, तो इन गैसेस के, ये तो ऑलरेडी है ना गैसेस, अब यही गैसेस जब गर्म हो जाती हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है कि ये तो ग्रीन हाउस गैसेस है ना। तो ग्रीन हाउस जब यही गैसेस गर्म हो जाती हैं तो उसका हम बोलेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। वर्ल्ड वाइड 1880 से लेकर एवरेज टेम्परेचर जो है वो हर साल जो है वो हर 1 डिग्री सेल्सियस राइज कर गया है। उसके बाद होता है आपका नेक्स्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। आपका कॉन्सेप्ट ये क्या होता है? It is the measure of how much energy of emission of 1 ton of grass will absorb over a period of time related to the emission of 1 ton of carbon dioxide. ये बोल रहा है कि क्या हम मेजर कर सकते हैं कि 1 टन ऑफ ग्रास जो एब्जॉर्ब होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। उसके अलावा ये चीज भी बताई जा रही है कि रिलेटेड टू द एमिशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। द लार्जर द यहाँ पे ग्रेविटेशनल ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, द मोर द दैट गिवन गिव्स वार्म gas warms the earth compared to the CO2 at that time period, ठीक है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या चीज होती है? यहाँ पे देखिए, it is the measure of much energy emissions of tons of gas which will absorb over a period of time, ठीक है। तो कितनी ज्यादा गैस, 1 टन ऑफ गैस जो एब्जॉर्ब हो जाती है ओवर अ पीरियड टाइम, ठीक है। द लार्जर द ग्रीन हाउस, ठीक है, द गिवन गैस वार्म्स एट द CO2 पीरियड। उसके बाद द टाइम पीरियड फॉर इज यूजुअली यूज्ड फॉर ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इज 100 रुपीज, ठीक है, सॉरी 100 ईयर्स, कुछ भी बोले जा रहा हूं मैं। तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ओवर द 100 ईयर्स, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना रहा है? 1 रहा है। मीथेन पर 21, 30, 310 का रहा है आपका नाइट्रस ऑक्साइड का। और उसके बाद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का कितना रहा है? 142, 11,700 रहा है, ठीक है। उसके बाद 6500 से 9200 और उसके बाद 3900। तो ये है आपका यहाँ पे ये चीज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फॉर अ पीरियड ऑफ 100। ठीक है, उसके बाद है आपका, चलिए, ओजोन। अच्छा, ओजोन का टॉपिक आज हम पढ़ेंगे और यहीं से हम अपने आज के लेक्चर की पार्ट 1 की जो है वो डिस्कशन को खत्म करेंगे। देखिए दोस्तों, एक चीज मैं यहाँ पे मिस कर गया बताना, आप लोगों के साथ शेयर करना बताना भूल गया। अब वो बताना क्या था मुझे कि मैंने आप लोगों के लिए क्या किया है, कि मैंने आप लोगों के लिए JKSSB फॉरेस्टर का हमने कोर्स लॉन्च कर दिया है, ठीक है। सॉरी, माफ कीजिएगा, हमारी फीमेल सुपरवाइजर का कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है। फीमेल सुपरवाइजर का रैपिड रिवीजन सीरीज, जो भी फीमेल सुपरवाइजर एस्पिरेंट देख रहे हैं तो वो रैपिड रिवीजन सीरीज को एक बार चेकआउट कर लें, ठीक है। इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर एग्जाम। अब इसका बेनिफिट क्या होगा कि आप मान लीजिए आपने फीमेल सुपरवाइजर का जो है वो, मान लीजिए यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 आपने फीमेल सुपरवाइजर का मान लीजिए पढ़ लिया है, ठीक है। अब
यहाँ से क्या बेनिफिट होगा आपका कि हमारा कोर्स लेने के बाद एक तो जो नई चीजें बताई जाएंगी आपको उसमें नोट्स की यहाँ पे एडिशन की जाएगी, आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप टेस्ट भी दे सकते हैं, पीडीएफ भी आपको ठीक है दी जाएगी। ठीक है, तो ओजोन के बारे में मुझे लगता है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे। और बाय बॉडी